हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा डिकोडेड। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 1 का लास्ट पार्ट, जो कि होने वाला है पार्ट 3। इससे पहले कि पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप जाकर उन्हें देखें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या होता है। हम जब लास्ट में हमारा टॉपिक है एरर, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एरर। तो एरर से आपको समझ में आ रहा होगा, एरर हो गया, मिस्टेक हो गई, तो एरर को सिंपली हम मिस्टेक बोल सकते हैं। और अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक ट्रू वैल्यू है, जो एक गिवन वैल्यू है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने प्रैक्टिकल किया तो आपकी आई, उसके बीच का जो भी डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे एरर है। ओके, तो इसी से आ जाएगा हमारा एरर का फॉर्मूला कि एरर इक्वल्स स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, और परसेंटेज एरर होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो एरर और परसेंटेज एरर। देखते हैं सोर्सेज ऑफ एरर, मतलब एरर हो रहा है लेकिन उसकी क्या क्या सोर्स है, कहाँ से आ रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो इधर कुछ सोर्सेज हैं, 5 पॉइंटर्स हैं इधर। पहला है एरर बाय एनालिस्ट। ऐसा हो कि एनालिस्ट ही गलती कर दे, प्रोसीजर फॉलो करने में एनालिस्ट गलती कर दे और उसकी वजह से एरर हो जाए। या एरर ड्यू टू इक्विपमेंट, हमारा इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड ना हो, उसकी वजह से एरर आ जाए हमारा। देन एरर ड्यूरिंग सैम्पल प्रिपरेशन, हमें सैम्पल प्रिपरेशन करना था लेकिन हमने उसमें कुछ मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से हमारा एरर आ सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एरर एंड देन एरर इन मेथड सिलेक्शन। तो ये सब हम बारी बारी करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरर बाय एनालिस्ट। ये जब होता है जब हमने कोई भी ऐसा एनालिस्ट ले लिया जो वेल ट्रेंड नहीं है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, उसने किया ही नहीं है लेबोरेटरी में कुछ, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो वेल ट्रेंड तो है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसे कुछ इश्यूज हैं, जैसे उसे कलर ब्लाइंडनेस है। अब उसे लाना था पिंक कलर टाइट्रेशन करके, उसे अब पिंक कलर दिखता ही नहीं है, तो पिंक उसे और कोई कलर दिखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एरर आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस है उसे। या फिर वो ऐसा ही है, आलसी सा, अटेंशन नहीं है, और मतलब बहुत ही लेजी सा है, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यू टू इक्विपमेंट। अब ये जब हो सकता है या तो इक्विपमेंट में कोई भी डिफेक्ट हो या फिर वो कैलिब्रेटेड ना हो, हमने जैसे डिस्कस किया था। जैसे अब ये क्या हो सकता है, आपने जो है वेइंग बैलेंस यूज़ किया लेकिन वो कैलिब्रेटेड नहीं है, उसमें लाइक स्मॉल मेजरमेंट शो ही नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका एरर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा एरर ड्यूरिंग सैम्पल प्रिपरेशन। अब ये कैसे हो जाएगा कि अगर हम सैंपल बना रहे हैं और हमने उसका प्रोसीजर अच्छे से फॉलो नहीं किया तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। हमने सैंपल का प्रोसीजर अच्छे से फॉलो नहीं किया, बाकी हमने पूरे प्रैक्टिकल का प्रोसीजर अच्छे से फॉलो किया, लेकिन सैंपल प्रिपरेशन में एरर आ जाता है तो हमारा उससे फाइनल रिजल्ट में भी एरर आ सकता है। ओके, देन उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये ऐसे एरर हो सकते हैं, हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब हम इनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं खास। ओके, ये जब भी हो जाते हैं जब आप हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, आप बिल्कुल सैंपल भी प्रॉपरली बना रहे हो, एनालिस्ट आपका प्रॉपर अटेंशन से कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड है और सब कुछ हो रहा है, और इक्विपमेंट भी आपके वेल कैलिब्रेटेड हैं, लेकिन ये जब भी हो सकते हैं क्योंकि ये कुछ भी अनअवॉइडेबल रीज़न से हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया, ओके, आप अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और क्या हुआ कि सडनली टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो रीडिंग्स हैं उनमें हो सकता है एरर, जिसकी वजह से हमारे फाइनल रिजल्ट में एरर आ सकता है। तो इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कैसे भी। आप टेम्परेचर चेंज को कैसे रोक लोगे, मतलब अगर हाँ आप बहुत अच्छा सेटअप लेके बैठे हो, बिल्कुल कंट्रोल टेम्परेचर, पूरा एनवायरमेंटल कंट्रोल है, तो आप 1% तक रोक सकते हो, बाकी तो इनके बारे में हम इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लास्ट है हमारा एरर इन मेथड सिलेक्शन। ये क्या होता है, इसमें जब होता है जब हमें कोई भी चीज़ की एनालिसिस करनी है और उसके लिए हम बेसिकली गलत मेथड चूज़ कर लें या फिर गलत टेस्ट उठा लें।
ओके। अब कोई भी हमें करना है टाइट्रेशन, हम उसके लिए टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लिमिट टेस्ट वाली। तो ऐसे जो गलत मेथड हमने सेलेक्ट किया है उसकी वजह से एरर आ जाएगा। तो अभी हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिए हैं। अब ये देखते हैं कि ये सब चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, हमें पता ही नहीं है एरर क्या होता है। तो अगर छोटे से छोटा एरर भी होगा ना, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा क्योर्स हो सकते हैं। जैसे कि रिज़ल्ट में जो हो सकता है वो एरर आ सकता है, मतलब रॉन्ग रिज़ल्ट आ सकता है आपका। और अगर देखो, सबसे बड़ी बात है, हम लोग को बनानी है मेडिसिन, और मेडिसिन का एक बैच में मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन बनेंगी, इतने ज़्यादा अमाउंट में, लाइक आप टैबलेट बना रहे हो और किसी फैक्ट्री में बन रही है तो लाखों टैबलेट एक साथ बनती है। तो बेसिकली आप देखो ना, तो लाखों लोगों की जान की बात आ जाती है वहाँ पर, अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एरर आ गया, रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग डोजेस फॉर्म बन जाएगी। देन इसकी वजह से क्या होगा, अब रॉन्ग मेडिसिन बनी है, पेशेंट उसे कंज्यूम करेगा तो पेशेंट को कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, तो पेशेंट को हार्म होगा। देन इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और एरर को जितना हो सके हम अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर जो है होता है मेनली वो होता है आपका 3 टाइप्स का, बाकी हम उसके अंदर सब टाइप्स भी देखेंगे। तो पहला होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होते हैं, ये बेसिकली वो एरर हैं जो ह्यूमन ने गलती की उसकी वजह से हो गई। ठीक है, अब कैसी गलती कर सकता है ह्यूमन, तो सबसे पहले तो उसने रीडिंग रॉन्ग लिख ली, उसका ध्यान कहीं और था, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, उस चक्कर में उसने क्या किया, रीडिंग की गलत ले ली, या फिर रिकॉर्ड अच्छे से नहीं की अपनी रीडिंग। उसके बाद जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से उसने मजाक मजाक में क्या किया, उन्हें अपने तरीके से यूज़ करने लग गया, मतलब जैसे यूज़ होने चाहिए वैसे नहीं, वो अपने तरीके से यूज़ करने लग गया। अब ये एरर्स जो होते हैं ये रिड्यूस किए जाते हैं अगर हमारा एनालिस्ट जो होता है केयरफुल हो और प्रैक्टिस करता रहे, एक्सपीरियंस्ड हो, और रीडिंग्स के लिए वो प्रिसाइज रीडिंग लेने के लिए 3 या 4 बार चीज़ों को परफॉर्म करे। तो देखो ये इधर लिख भी रहा है प्रिवेंशन में, जैसे केयरलेसनेस को अवॉइड कर सकते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स ले सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट के जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे तो हम ग्रॉस एरर को पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमेटिक एरर। ओके, तो ये क्या होते हैं, these are consistent and repeatable errors that occur due to the fault in instrument और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप समझ आ गया होगा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही गलती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हम बार बार कर रहे हैं और बार बार एरर आ रहा है। ओके, या फिर हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, या फिर हमें एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ कंडीशन मेंटेन करनी होती है, हमने वो नहीं की जिसकी वजह से बार बार एरर आ रहा है। उसके बाद ये क्या होते हैं, अब देखो एरर है तो भाई एक्यूरेसी को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, एक्यूरेसी तो नहीं आ सकती भाई एरर के साथ, तो एक्यूरेसी को भी अफेक्ट करता है, रिजल्ट में जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। देन इसे भी हम क्या कर सकते हैं ना, हम पता लगा सकते हैं कि ये एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, और इसे भी हम ठीक कर सकते हैं बाई यूजिंग calibrated instruments and maintaining the conditions required for the experiment। उसके बाद इसके भी कुछ सब टाइप्स हो जाते हैं जो कि होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और थियोरेटिकल एरर। तो ये सब अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो ये क्या होता है, ये जब होता है आपका, जब आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं होता या फिर डैमेज होता है, तब होता है। ओके, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, ज़ीरो एरर इन बैलेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल एरर। ये क्यों हो जाता है भाई, एनवायरनमेंट की वजह से हो जाता है ये। अब कैसा एनवायरनमेंट की वजह से हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्लाइट चेंज हो गया एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में। देन ह्यूमिडिटी बढ़ गई या कम हो गई, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। प्रेशर की वजह से भी हमारी रीडिंग अफेक्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखें तो एक्सपेंशन ऑफ मेटल स्केल इन हीट। ओके, मतलब हीट की अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मेटल स्केल जो होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। देन ऑब्जर्वेशनल एरर, ये क्या होते हैं, ये
जब होते हैं, देखो ऑब्जर्वेशन आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जब हम किसी भी चीज़ की को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे पैरेलैक्स एरर ड्यूरिंग रीडिंग स्केल। ओके, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे जब आप परफॉर्म करोगे। देन उसके बाद एग्जाम्पल देखा जाए इसका, तो रॉन्ग आई पोजीशन वायर रीडिंग मिनिस्कस। तो मिनिस्कस आपने देखा होगा, लोअर मिनिस्कस, अपर मिनिस्कस, ये सारे आपके जो ग्लासवेयर्स होते हैं उनमें होते हैं। तो अगर देखो आपने ग्लासवेयर रख रखा नीचे और आप देख रहे हो और आपको लग रहा है हाँ हाँ ठीक हो गया, लेकिन ऐसे नहीं देखना होता है वो, ऐसे हमें मिनिस्कस नहीं पता चलता है, हमें प्रॉपर पोजीशन में रखनी पड़ती है अपनी आइज़ और ग्लासवेयर। लाइक वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए एट द, हाँ, आइज़ के बिल्कुल ही सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नीचे से देख रहे हो या फिर उसे ऊपर उठा के देख रहे हो, तो आपको उससे प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। लास्ट आता है हमारा थ्योरेटिकल एरर। ओके, ये अब देखो थ्योरी मतलब आपने कुछ थ्योरी का गलत किया होगा, तो ये जब होता है जब हम अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला या फिर अजम्पशंस यूज़ करते हैं, या मतलब हमें कोई चीज़ पता नहीं लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं, या फिर हमें प्रॉपर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो हम अप्रॉक्स फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि हाँ हाँ यही था ऐसे करके, तो ये तब आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एयर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन एक्सपेरिमेंट। आप मोशन का जो एक्सपेरिमेंट करते हो उस टाइम पे अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दोगे, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। हमारा लास्ट टाइप ऑफ एरर होता है रैंडम एरर। अब नाम से ही समझ आ रहा है रैंडम से है, मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी भी हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। और ऐसा नहीं है कि आपने इनकी जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं रखी तभी होंगे, ये आइडेंटिकल जब हम मेथड्स यूज़ करते हैं, कंडीशंस भी सेम है हमारी, तभी भी हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही रैंडम से होते हैं, ये नाम से ही समझ लो आप। अब इसमें जो क्या होता है, हमने जो रीडिंग ली या फिर जो हमारा रिजल्ट होगा उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, रैंडमली होगी ये, और इसके हमें कॉजेज भी पता नहीं होते। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन तो आना ही नहीं है क्योंकि एरर आ गया। एग्जाम्पल देखो इसका, तो स्लाइट फ्लक्चुएशन इन बैलेंस रीडिंग। आपने देखा होगा वे करते टाइम कभी कभी आप लेते हो उसके बाद वो स्लाइटली फ्लक्चुएट करता रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया अप्रॉक्स तो हो ही गया, ले लेते हैं। तो नहीं, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। आप प्रॉपर फैन वैन ऑफ करके प्रॉपर लो और एवरेज रीडिंग ले लो, तो ऐसे हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप्स देख ली है एरर के, बाकी हम आगे देखेंगे अपना मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। मतलब एरर तो हुआ है हमारा, अब उसे मिनिमाइज कैसे करना है। सिंपल बात, हमने सब पढ़ लिया अभी तक, एरर पढ़ लिया, किस सोर्स से हो रहा है वो भी पढ़ लिया हमने, टाइप्स भी पढ़ लिए। अब हमें देखना है कि जो हमारा एरर हुआ है उसे हम कैसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं। तो उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। एक 6 मेथड्स होते हैं, तो हम ये एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लो। तो सबसे पहले तो हमेशा हमें अपने कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए, जो वेल मेंटेन्ड हो। ऐसा नहीं कि आप निकाल के ला रहे हो, बहुत पुराने पुराने कैलिब्रेटेड भी नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करने चाहिए। देन पैरेलैक्स एरर को हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो अभी हमने बताया था, पैरेलैक्स एरर कैसा हो सकता है, आप जो होता है मिनिस्कस उसे गलत तरीके से देख लेते हो, मतलब आईज की पोजीशन उसमें प्रॉपर नहीं होती, तो वो हमें जो होता है अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपरली हमें आई की पोजीशन रखनी चाहिए रीडिंग मार्क के साथ। देन उसके बाद मीन और एवरेज रीडिंग लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक रीडिंग ले ली, 3-4 रीडिंग लो, उसका मीन निकालो, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ही प्रिसाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी। ओके, उसके बाद करेक्ट यूनिट और प्रॉपर प्रोसीजर्स यूज़ करने चाहिए। लाइक रीडिंग को रिकॉर्ड करो और उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रीडिंग को आप रिकॉर्ड कर लो पूरी। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रोसीजर उठा के यूज़ कर ले रहे हो अपने मन से, उसमें लिखा है कि आपको ये 10 मिनट हीट करना है, आप क्या कर रहे हो उसे 1 घंटे रखे रहने दे रहे हो, आप अपना बिजी हो रखे हो। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर प्रोसीजर जैसे आपको बताया जाता है आपको वैसे यूज़ करना है, और करेक्ट यूनिट्स यूज़ करनी है हमें।
नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो हमें कांस्टेंट कंडीशंस मेंटेन करने का ट्राई करना, लाइक सेम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी या प्रेशर लेवल हमें सेम मेंटेन करने का ट्राई करना है, लाइक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन शॉर्ट बोला जाए तो वो हमें मेंटेन करके रखना है। उसके बाद हमें ज़ीरो एडजस्टमेंट, मतलब हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना है कि वो पहले से ज़ीरो पे है या नहीं है। ऐसा ना हो कि अभी किसी ने वे किया, उस पर कुछ पॉइंट्स एमजी में उस पर वेट आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, उसे इग्नोर कर देते हो, फटाफट अपना करते हो और कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ज़ीरो एडजस्टमेंट चेक करना है कि उसमें वो ज़ीरो था या नहीं, लाइक वेइंग बैलेंस में आपने जब वे किया उससे पहले वो ज़ीरो हो रखा था या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है एक्यूरेसी और प्रेसीजन। अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी बेसिकली होती है कि हमारी जो मीजर्ड वैल्यू है, जो हमने मतलब ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल सकते हैं उसे, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू कह लो, वो उससे कितना ज़्यादा पास है, कितना ज़्यादा क्लोज है, मतलब उसकी क्लोजनेस कितनी है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से, उसे हम कह देते हैं एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी से हमें क्या पता चलेगा? आपको पता चल रहा होगा एक्यूरेट मतलब कितना ज़्यादा करेक्ट है, मतलब उसकी करेक्टनेस का पता चलेगा हमें, मेजरमेंट उसकी कितनी ज़्यादा करेक्ट है। देन देखें, हम इसके कुछ देख लेते हैं। जैसे एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो एरर कम होगा। अब देखो आप, एक्यूरेसी और एरर है आपस में दुश्मन। जहाँ एरर ज़्यादा वहाँ एक्यूरेसी नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। और सेम हम देखें एरर की केस में, वो एक्यूरेसी के केस में, तो जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा वहाँ एरर बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट होगा। अब इसी को हम अगर लिखना चाहें अपने अनदर फॉर्म में तो वो हो सकता है एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसीजन। तो प्रेसीजन का मतलब, अब जो हमने बोला था कि हमें 3-4 रिकॉर्डिंग्स लेनी, 3-4 रीडिंग्स लेनी है, उसका मतलब क्या है? अब प्रेसीजन का हम उसी से समझते हैं, जो हमने मेजरमेंट्स लिए, जो हमने रिपीटेड रीडिंग्स ली, उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है, उसे हम बोलते हैं प्रेसीजन। ओके, तो ये शो करती है जो हमारी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी होती है मेजरमेंट की, ये उसे शो करती है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिल जाती है। अगर आप मतलब बहुत सारी रीडिंग्स लेते हो, उनका मीन निकालते हो, आपको प्रिसाइज वैल्यू मिल जाती है और प्लस एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके बीच में हम कुछ जो फॉलोइंग चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें देखेंगे हम, इस 4 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। तो पहला होगा हमारा एक्यूरेसी विदाउट प्रेसीजन, मतलब एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रेसीजन नहीं है। तो इसमें क्या होगा? एक्यूरेसी हमने पढ़ा जो होता है क्लोजनेस टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, और प्रेसीजन होता है क्लोजनेस टू ईच अदर। तो मतलब वैल्यू क्लोज तो है ट्रू वैल्यू से, लेकिन जो आपस में जो वैल्यू हमारी रीडिंग्स आई हैं वो उनमें क्लोजनेस नहीं है। उसके बाद प्रेसीजन विदाउट एक्यूरेसी, मतलब प्रेसीजन है यानी वैल्यूज़ आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, जो हमने 3-4 वैल्यूज़ ली वो काफ़ी क्लोज आई हैं हमारी। उसके बाद जो हमारी ट्रू वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जितनी हमारी होनी चाहिए थी स्टैंडर्ड, उसके आसपास भी नहीं है वो, तो उसे हम बोलेंगे प्रेसीजन विदाउट एक्यूरेसी। उसके बाद हम देखते हैं एक्यूरेसी विद प्रेसीजन। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो ट्रू वैल्यू के तो बिल्कुल पास होगी, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आई उसमें भी क्लोजनेस होगी, मतलब एक्यूरेसी भी होगी, प्रेसीजन भी होगा। उसके बाद नो एक्यूरेसी एंड नो प्रेसीजन, मतलब ना तो ट्रू वैल्यू के पास है जो हमारी वैल्यू आई है, ना ही उसमें प्रेसीजन है, मतलब जो हमारी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो आपस में भी क्लोज नहीं है। उसके बाद आप ये डायग्राम से भी देख सकते हो, इसमें दिखाया गया है हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रेसीजन। मतलब देखो, आप एक्यूरेट मानो, जो हमारा सेंटर है उसे आप मानो एक्यूरेसी, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू मानो। तो देखो स्टैंडर्ड वैल्यू के भी क्लोज है और आपस में भी ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जितनी भी वो हैं वो क्लोज हैं। ओके, उसके बाद देखो लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रेसीजन, मतलब देखो ये वैल्यूज़ आपस में तो क्लोज हैं, ये जितने भी आपको क्रॉस दिख रहे हैं ये आपस में तो क्लोज हैं, लेकिन ये हमारा जो सेंटर है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने माना था उससे क्लोज नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रेसीजन। मतलब देखो
ये जो हमारी एक्यूरेसी है ये स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू से तो क्लोज है, लेकिन इसमें प्रेसिजन नहीं है। अगर हम सारी जो वो क्रॉसेस हैं उन्हें देखें तो सारे एक दूसरे से पास नहीं हैं। उसके बाद आता है लो एक्यूरेसी एंड लो प्रेसिजन, जैसे हमने बोला था नो एक्यूरेसी एंड नो प्रेसिजन। तो उसमें देखो ना तो ये वैल्यू आपस में ही क्लोज है, ना ही ये स्टैंडर्ड वैल्यू की क्लोज है। तो ये आप फिगर देख के भी याद रख सकते हो। हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये आप लिखिए, आप पढ़ सकते हो, मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली वो डिजिट होती हैं जो हमें बताती हैं कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी कितनी है या उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। हमने कोई मेजरमेंट लिया तो उसकी अगर हमें एक्यूरेसी पता करनी है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से देखेंगे। ओके, या फिर कितना रिलायबल है वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू पता चलेगा। उसके बाद उसका देखा हम पर्पस क्या होता है, ये जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमें पता चलता है कि मेजरमेंट कितनी सही तरीके से ली गई है। ओके, उसके बाद अब देखो, आपको सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछेगा तो उसके लिए होते हैं कुछ रूल्स। अभी हम वो सारे रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना रूल नंबर 1, वो होता है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लिए। जो तो रूल नंबर 1 स्टेट्स दैट कि सारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। आपके जो रीडिंग्स आई उसमें जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं उन सबको काउंट करो एंड दे ऑल आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाकी इधर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं 2.133। इधर आप टोटल जो काउंट करोगे नॉन ज़ीरो डिजिट दैट इज 4। तो इधर जो हो जाएंगे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। बाकी 4.46 में आप काउंट करोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये आप एग्जांपल से देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना रूल नंबर 2, दैट इज जीरोज बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट। तो इस रूल में क्या होता है, जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जितने भी ज़ीरो होते हैं वो हमेशा कंसीडर किए जाते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इधर एग्जांपल में देख सकते हो आप 4.03। इधर जो हमारा 4 है और 3 है वो दोनों ही नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में जो हमारा ज़ीरो है हम उसे भी एज सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो इधर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। बाकी आप एग्जांपल से देख सकते हो, इधर और भी एग्जांपल्स हैं। देन हम मूव करते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारा बात करता है रूल नंबर 3 एंडिंग ज़ीरोज़ के बारे में। मतलब जो हमारे डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं उनके बारे में। तो डेसिमल के बाद आने वाले ज़ीरोज़ जो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इधर एग्जांपल है 3.000। तो इधर हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो काउंट करेंगे वो 4 होंगे, क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद आने वाले ज़ीरो या फिर एंड में आने वाले ज़ीरो भी काउंट होते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद जो अदर एग्जांपल है 2.460 या 2350। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 4 की, जो हमारा बात करता है इनिशियल ज़ीरोज़ के बारे में। तो जो नॉन ज़ीरोज़ डिजिट से पहले वाले जो सारे ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे जितने भी ज़ीरो हों हमारे नॉन ज़ीरो से पहले, उन्हें हम नहीं करेंगे। हम बाद वालों को कर रहे थे, जो लास्ट में थे एंडिंग ज़ीरोज़ थे उन्हें कंसीडर कर रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग को नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है 0.0042। तो इधर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि स्टार्टिंग वाले ज़ीरो आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 5 की। ये बात करते हैं हमारे पावर ऑफ 10 के बारे में। मतलब जो हमारे 10 की पावर होती है वो हमारी कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। 10 की पावर कितनी भी हो वो काउंट नहीं होगी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसे हम सिंपल बोलेंगे तो ये सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी यार, दैट इज़ 2 एंड 4। लास्ट में हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 6 की। तो जो हमारा रूल नंबर 6 है वो बात करता है कॉन्स्टेंट्स के बारे में। जैसे कॉन्स्टेंट नंबर के पास जो होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे पाई पाई हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर जैसे 100 स्टूडेंट्स ले लो, ओके, उसमें भी क्या होगा, जो हमारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है।
और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।